जसप्रीत कौर। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों से एक निडर हिंदुस्तानी अकेले ही भिड़ गया। एक तरफ सैकड़ों पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिलेर और निडर भारतीय प्रशांत वेंगुर्लेकर अकेले ही सड़क पर खड़े होकर सारे जहां से अच्छा गाने लगे। दरअसल प्रशांत 15 अगस्त को भारतीय दूतावास से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद लौट रहे थे। इसी बीच फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों पाकिस्तानी और खालिस्तान समर्थक वहां नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच प्रशांत ने कुछ दूरी पर खड़े होकर उनका वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने प्रशांत पर हमले की कोशिश भी की, साथ ही उनका फोन छीनने की कोशिश भी की। इस बीच प्रशांत के साथ बदसलूकी भी की गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें बचा लिया। इस बीच पाकिस्तानी और खालिस्तान समर्थकों के साथ प्रशांत की कहासुनी भी हुई, जिसमें प्रशांत ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके सामने ही सारे जहां से अच्छा भी गाया। न्यूज़ 18 से प्रशांत वेंगुर्लेकर ने कहा कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ इसी तरह से लड़ते रहेंगे और इसकी शिकायत फ्रैंकफर्ट पुलिस के साथ साथ दूतावास से भी करेंगे। तो पाकिस्तानियों पर एक हिंदुस्तानी भारी पड़ा। ये दो तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। दरअसल फ्रैंकफर्ट में वहां पर पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच प्रशांत वेंगुर्लेकर ने उनका विरोध किया और वहां पर सारे जहां से अच्छा गाया आप देखिए, और मुंहतोड़ जवाब दिया गया। देशभक्ति की मिसाल देखने को मिली विदेश में। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। Pakistanis were protesting and saying all kinds of bad things about our country and our nation, and I tried to video them. They attacked me. A group of 5-6 Pakistanis attacked me, tried to steal my phone. They have also torn our national flag that I had in my pocket. They took it from my hand and they tore it. The police came in time to save me. शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, विदेशी जमीन पर एक भारतीय सब पर भारी पड़ गए। बिल्कुल जसप्रीत, और हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान लगातार विदेशों में चला रहा है, ये उसका एक नमूना है। इससे पहले भी हमने देखा है कि यूके में भी भारतीय दूतावास पर हमला किया गया था, रंडे फेंके गए थे। लेकिन ये ताजा मामला है, जबकि 15 अगस्त के रोज पाकिस्तानी अपने 14 अगस्त को अपना जो उनका आज़ादी का दिवस है वो नहीं मनाते हैं, बल्कि 15 अगस्त के दिन वो भारत विरोधी रैलीज निकालते हैं, इस तरह से प्रोसेशन निकालते हैं। लेकिन इस बार एक अकेले भारतीय ने खड़े होकर उनका विरोध किया और अकेले उनके सामने खड़े होकर तिरंगा लहराया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं। लेकिन प्रशांत ने जब कल रात को हमसे बात की थी, तो प्रशांत ने कहा था कि इस मामले को वो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे नहीं, इस पूरे मामले को लेकर वो पुलिस से भी शिकायत करेंगे और आगे भी इसी तरह जो पाकिस्तानी वहां पर है उनका विरोध करते रहेंगे, चाहे वो वहां पर अकेले ही क्यों ना पड़ जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानियों का दिलेरी से विरोध करने वाले प्रशांत वेंगुर्लेकर के मुताबिक फ्रैंकफर्ट में हर साल इसी तरह की हरकत यहां पर की जाती है, जिसकी अब वो पुलिस से भी शिकायत करने की तैयारी में है। इन लोगों के खिलाफ हम पुलिस में जाने वाले हैं और ये इनका हर साल का यही चलता रहता है, देश को गाली देना, हमारे देश को गाली देना। ये अपने स्वतंत्रता दिवस पे कुछ नहीं करते, ये सिर्फ भारत के खिलाफ इनका मोर्चा लगा रहता है। दिन रात यही चलते रहता है। इनके साथ में कुछ खालिस्तानी भी है, वो भी इनसे मिले हुए हैं और यही करते रहते हैं ये लोग। तो हमें ये पूरे देश में दिखाना है, इनको एक्सपोज करना है। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, प्रशांत ने कहा कि हर साल ऐसा होता है, जो ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है वो हर साल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार पुलिस में शिकायत भी की जाएगी। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें मुश्किल बात यह है कि जो विदेशी जो कंट्रीज हैं वहां पर बहुत बार ऐसे प्रोसेशन पर रोक नहीं लगाई जाती है। जैसे यूके में इस तरह के प्रोसेशन पर रोक नहीं लगाई गई थी, बार बार भारतीय दूतावास के कहने के बावजूद। लेकिन ये एक ऐसा जरिया है जिससे पूरी दुनिया देख सकती है कि किस तरह से एक अकेला भारतीय इन तमाम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया। आप ये भी बता दें कि इन तमाम मुल्कों में इस तरह के प्रोसेशन निकालने के लिए पाकिस्तान लगातार फंडिंग करता आ रहा है और
खालिस्तानी प्रोपेगेंडा जिसको लेकर कहा जाता है रेफरेंडम 2020 कराया जाएगा। अब से कुछ दिन पहले हमने ये भी तस्वीरें देखी थी कि पेरिस में किस तरह से रेफरेंडम 2020 के लिए एक आयोजन किया गया था, लेकिन मात्र वहां पर 2 ही लोग पहुंचे थे। तो इन तमाम प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है ताकि वहां की सरकारें भी ये समझ सके कि इस तरह के प्रोपेगेंडा को हवा देना या उनको इस बात की अनुमति देना गलत है। और भारत का जो सेंटिमेंट है वो शांति का रहा है, और 15 अगस्त के दिन ही इस तरह के पोजीशन निकालने की इजाजत देना उन सरकारों पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल शैलेंद्र, और जो ये तस्वीरें सामने आई है देशभक्ति की मिसाल भी कायम करती है, साथ ही सख्त संदेश भी देती है। सिंगापुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए खास तरह के ड्रोन की मदद ली जा रही है। सिंगापुर में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। खास तरह के कैमरे और सेंसर से लैस ये ड्रोन काफी ऊंचाई से लोगों पर नजर रखने में कारगर हैं। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कराने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से सामने आए एक वीडियो में ऐसा ही एक ड्रोन एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों की निगरानी करता नजर आया। ये फैक्ट्री के अंदर पास खड़े लोगों की पहचान कर उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखा। एक रिहायशी इलाके के बाहर एक आदमी घूम रहा था, वो भी ड्रोन की नजर में आ गया। इन ड्रोन की मदद से पुलिस उन इलाकों की भी निगरानी आसानी से कर पा रही है जहां उनका पहुंचना भी मुश्किल था। बताया गया कि 10-10 किलोग्राम के इन बेहद हल्के ड्रोन को इजराइल की एक कंपनी ने तैयार किया है। जेडीयू ने श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया है। बताया गया कि श्याम रजक अब आरजेडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने श्याम रजक को मंत्री पद से भी हटा दिया है। जेडीयू के मुताबिक श्याम रजक पर दूसरे दलों के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये कहीं ना कहीं दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। विचारधारा और पार्टी के दर्शन से इतर अगर किसी का भी आचरण है तो निसंदेह इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, और वैसी परिस्थिति में पार्टी ने ये निर्णय लिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक हाईवे पर ट्रक हादसे की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जो ट्रक हादसे का शिकार हुआ वो भी बाकी गाड़ियों की तरह तेज रफ्तार में हाईवे से गुजर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी बाईं ओर के डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। हालांकि इस टक्कर से ट्रक पलटा तो नहीं, लेकिन बेकाबू होकर उसने दाहिनी ओर के डिवाइडर पर जोरदार टक्कर दे मारी, और तेज टक्कर की वजह से वो ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। ये पूरा हादसा उस ट्रक के पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ट्रक के पलटने के बाद उसके पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक भी रुक गया, और उसका ड्राइवर उतरकर हादसे का शिकार हुए ट्रक की तरफ दौड़ा। बताया गया कि ट्रक चलाते वक्त ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में बीती रात कुछ बदमाशों ने वहां पर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। हालांकि तोड़फोड़ किन लोगों ने की है अभी तक पता नहीं चल पाया है। इलाके के रहने वाले लोगों का दावा है कि तोड़फोड़ के बाद बदमाशों ने हवा में फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे 25 से 30 की संख्या में ये लोग आए और आते ही घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसके बाद इलाके के लोगों को डरने के लिए 10 से 12 बार हवाई फायरिंग भी की गई। वहां पर लोगों को डराया जाए, इसके लिए हवाई फायरिंग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। वो अंदर आए, तोड़फोड़ करते हुए हंगामा मचाया। हंगामा मचाने के बाद घरों में भी जिन्होंने तोड़फोड़ की है, कई घर जो बंद थे उन्हें नहीं मालूम था, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए। इतना लंबा हथियार था, नुकीला कुछ, और कपड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने 2 जने थे, एक ने हथियार बच्चे के ऊपर रखा, एक पीछे खड़ा था। उनकी वर्डिंग थी, छोड़ बाहर निकलो, मार देंगे, काट देंगे, बस ये वर्डिंग थी। मेरे ऊपर चाकू रख दिया बहुत लंबा हाथ, और फिर कह रहे कि मार देंगे, काट देंगे। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ गिरा गए, सारी गाड़ियाँ गिरा के बाइक वाइक सारे फायर वायर कर दिया हर जगह। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, देश की राजधानी है दिल्ली, रात के 12:30 बजे कुछ बदमाश आते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को चाकू दिखाते हैं और पुलिस को खबर तक नहीं लगती। जी देखिए, बिल्कुल ये कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रही है। जो घटना हुई है, पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी उनकी पहचान करने में लगी हुई है, लेकिन अब तक ये माजरा साफ नहीं हो पाया कि किस वजह से ये इतने बदमाश आए, उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ और ये यहाँ पर जो नुकसान है वो किया है संपत्ति का। फिलहाल पुलिस जो है कई लोगों से पूछताछ कर रही है, इलाके के जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस नियत से ये जो इतने सारे बदमाश आए थे और उन्होंने
जो घरों में घुसकर तोड़फोड़ किए और वहां पर उनके पास हथियार भी मौजूद थे। चलिए, तो यहाँ पर पुलिस की विफलता भी इसे कहा जाएगा। आनंद, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बाढ़ के बाद चीन की सरकार ने वहां कई प्रांतों में अलर्ट जारी कर दिया ताकि उन इलाकों में सिचुआन जैसे बुरे हालात न बने। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से वहां की कई नदी नाले उफान पर बहते नजर आए। सिचुआन प्रांत के कुछ इलाकों में तो सड़कों पर पानी सैलाब बनकर बहता दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी डूबी नजर आईं। राहत और बचाव दल ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। एक इलाके में सैलाब के बीच से रस्सियों की मदद से लोगों को बचाने की तस्वीर सामने आई। बाढ़ का पानी वहां के कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है, इसलिए लोगों को निकालने के लिए वहां दिन रात बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के द्वारका में एक पुल के ऊपर बह रहे पानी को पार करते वक्त यात्रियों से भरी एक बस तेज लहरों के बीच फंस गई। भारी बारिश के बाद गुजरात के कई जिलों में नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ड्राइवर बस लेकर पानी की तेज लहरों के बीच उतर गया। इस हादसे ने नदी के दोनों किनारे खड़े लोगों में दहशत भर दी और वहां अफरा तफरी मच गई। किनारे खड़े लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में जुट गए। बस को बाहर निकालने के लिए एक दूसरी गाड़ी की मदद ली गई। रस्सी के एक सिरे को पानी में फंसी बस से और फिर दूसरे सिरे को नदी के किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से बांधा गया। इसके बाद बस को यात्रियों के साथ बाहर निकाला गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 11 जुलाई को चेतन चौहान को कोरोना हुआ था। गंभीर हालत की वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। यूपी मंत्रिमंडल में उनके पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय था। चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर भी थे जिन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले थे। चेतन चौहान के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, श्री चेतन चौहान जी पहले एक शानदार खिलाड़ी रहे और बाद में एक प्रभावशाली नेता रहे। उन्होंने लोगों की सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया और यूपी में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके निधन से दुख है, उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। श्री चेतन चौहान जी नहीं रहे, यह मेरे सभी और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए, अमरोहा जनपद के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। खेल जगत की भी अपूर्णीय क्षति है। भारत में चीन का 1000 करोड़ का जासूस पकड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि चीन का ये जासूस 2014 में पहली बार दिल्ली आया था तो वो नूडल्स का कारोबार करता था, लेकिन महज 6 साल के अंदर उसने दिल्ली एनसीआर में अपना 1000 करोड़ का हवाला नेटवर्क खड़ा कर दिया। भारत में चीन की साजिश बेनकाब। दलाई लामा पर जानकारी जुटा रहा था चीनी जासूस। हवाला केस में पकड़ा गया था चीन का जासूस। 1000 करोड़ का चीनी जासूस। ये लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग है। यही वो चीन का जासूस है जो तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा के बारे में जानकारी जुटा रहा था। इसके अलावा चार्ली पेंग दिल्ली एनसीआर में 1000 करोड़ का हवाला नेटवर्क भी ऑपरेट कर रहा था। सवाल यह उठता है कि आखिर चार्ली किसके कहने पर दलाई लामा के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा था और इसके पीछे उसका क्या मकसद था।
दरअसल 12 अगस्त को इनकम टैक्स विभाग की एक टीम ने चार्ली पेंग को 1000 करोड़ के हवाला नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के बाद ही चार्ली पेंग को हिरासत में लिया गया था और चार्ली पेंग गुरुग्राम से अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस कारस्तानी को अंजाम दे रहा था। इसके लिए चार्ली पेंग ने बाकायदा एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी खोल रखा था, जिसकी आड़ में वो अपनी कारगुजारियों को अंजाम तक पहुंचा रहा था। चार्ली पेंग को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो यह सच सामने आया कि वो हवाला रैकेट चलाने के अलावा दलाई लामा के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। चार्ली पेंग से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को पता चला है कि चार्ली पेंग दिल्ली के कुछ लामाओं के संपर्क में था। बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। चार्ली पेंग दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को और कुछ लामाओं को पैसे तक दे चुका था। जांच एजेंसियों की सूचना के मुताबिक चार्ली पेंग इन तमाम लोगों से चाइनीज ऐप वीचैट के जरिए बातचीत करता था। चार्ली पेंग को साल 2018 में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। चार्ली पेंग ने फर्जी नामों से भारत में 8 से 10 बैंक खाते खोल रखे थे। चार्ली हवाला ऑपरेशन के लिए कई कंपनियों की नुमाइंदगी कर रहा था। 2018 में गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद वो छूट गया। बाद में उसने दोबारा हवाला कारोबार शुरू कर दिया। एक दलाल की मार्फत चार्ली ने भारतीय आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए थे। एक चाइनीज का हवाला केस में शामिल होना एकदम चौंकाने वाली घटना है। इससे हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो बिल्कुल सचेत हो गई होंगी और ये कितना बड़ा गहरा नेटवर्क है इसकी जांच पड़ताल कर रही होंगी। हमारा पूरा फोकस हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है और इसी की आड़ में मेरे ख्याल से चाइनीज जो एजेंट्स हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं और ऐसे एजेंट्स बहुत सारे इस मुल्क के अंदर काफी बड़ी तादाद में होंगे। इन सब का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 2018 में चीनी नागरिक चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग को जासूसी और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो गुरुग्राम के फेज 5 में नाम बदल कर रह रहा था। गिरफ्तारी के दौरान चार्ली के पास से 2 आधार कार्ड बरामद किए गए थे। इसमें से एक आधार कार्ड द्वारका के पते का था, जबकि दूसरा मणिपुर के पते का। इसके अलावा उसके पास एक फर्जी नाम का बना हुआ उसका एक पासपोर्ट भी बरामद किया गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक चार्ली पेंग 2014 में पहली बार भारत आया था और यहां आकर उसने सबसे पहले नूडल्स का कारोबार शुरू किया था और उसके बाद वो दिल्ली एनसीआर में हवाला नेटवर्क ऑपरेट करने लगा। यही नहीं, तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि चार्ली ने कई फर्जी कंपनियों के जरिए 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट भी खुलवा रखे थे और इन बैंक खातों में 1000 करोड़ से ज्यादा की क्रेडिट एंट्री भी हुई थी। जानकारी ये भी मिली है कि चीनी कंपनियों से जुड़े लोगों ने भारत में रिटेल शोरूम बिजनेस शुरू करने के नाम पर 100 करोड़ रुपए का फेक एडवांस भी ले रखा था। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक चार्ली पेंग दलाई लामा के बारे में जानकारी लेने की एवज में मजनू का टीला में रहने वाले बौद्ध लामाओं को अपने ऑफिस बॉय के जरिए 2 से 3 लाख रुपए के कई पैकेट पहुंचवाए और ये बात चार्ली पेंग के ऑफिस में उसके लिए काम करने वाले उसी के एक ऑफिस बॉय ने आयकर विभाग के अधिकारियों को बताई है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि जांच में अभी चार्ली पेंग का और सच आना बाकी है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने एक बार फिर उकसाने वाली कार्रवाई की है। पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो
तो जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर से भारी गोलाबारी की है। हालांकि भारतीय सेना ने भी वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगातार पाकिस्तान वहां पर उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। नौशेरा सेक्टर जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर भारतीय सेना भी मुस्तैद रहती है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। जयपुर में हुई तेज बारिश की वजह से कई मंत्रियों और नेताओं के बंगलों में भी पानी भर गया। कुछ दिन पहले हुई बारिश से जयपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे और कई रिहायशी इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था। और इस बार भी जयपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां हुई तेज बारिश की चपेट में इस बार राजस्थान के कई मंत्रियों और नेताओं के बंगले आ गए। जयपुर के पौष इलाके सिविल लाइंस में बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया के बंगले में भी पानी भरा नजर आया। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार में मंत्री भजनलाल जाटव के बंगले का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। इन मंत्रियों और नेताओं के घरों के बाहर की चौड़ी सड़क भी पानी से लबालब भरी नजर आई। बताया गया कि बारिश रुकने के बाद भी इस इलाके से पानी को निकालने में करीब 2 घंटे तक का वक्त लगा। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। वहां कच्छ में बारिश की वजह से उफान पर आई एक नदी में 70 से ज्यादा गाय और भैंसें बह गई। पानी के बहाव में बह रही गाय और भैंसों में 17 को बचा लिया गया। बताया गया कि ये सभी गाय और भैंसें नदी किनारे चारा खाने आई थी, लेकिन नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से फंस गई और बहने लगी। यूरोप के देश आइसलैंड में चीन से छुड़ाकर लाई गई 2 व्हेल को समंदर में छोड़ दिया गया। ये व्हेल शंघाई के एक एक्वेरियम में रखी गई थी, जिन्हें एक अभियान के तहत वहां से निकालकर वापस लाया गया। खास तरह की इन सफेद व्हेल को एक जहाज की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर आइसलैंड तक पहुंचाया गया। वहां इन्हें मशीनों के जरिए उठाकर एक तालाब में डाला गया। भारी भरकम व्हेल को जहाज पर लादना और उतारना भी आसान नहीं था। इस काम के लिए खास टीम की मदद ली गई। खुले तालाब में आते ही वो दोनों व्हेल पानी में उछल कूद करने लगी। You know, they won't have felt direct sunlight like that since they were very young animals when they were first taken from the... फिलहाल ये व्हेल समंदर के किनारे बने तालाब में ही रहेंगी और कुछ दिन बाद इन्हें वापस समंदर में छोड़ दिया जाएगा। राजस्थान में 6 बीएसपी विधायकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद सभी बीएसपी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इसे दल बदल कानून के खिलाफ मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर के मुताबिक दल बदल कानून के तहत इन विधायकों की मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहे शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और श्याम जाजू की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की मेंबरशिप दिलाई गई। बीजेपी का दावा है कि शहजाद अली के साथ साथ शाहीन बाग के प्रदर्शन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद शहजाद अली ने भी पार्टी की जमकर तारीफ करते हुए दावा किया कि कुछ लोग वोट के खातिर मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हैं। इस तरह से एक माहौल पैदा किया जाता है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, बीजेपी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, वो सबका वेलकम करती है, सबको मोहब्बत, अमन पसंद, सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी जी का वो साबित हो रहा है, सबका विश्वास भी साबित हो रहा है। आप सबका इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनको आपको सवाल पूछने का समय आ गया है कि हमारे वोट बैंक के आधार पर आपने राज जरूर किया, पर हमारे समाज की तरक्की क्यों नहीं हुई? दूसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है। कल आप सब लोगों ने सुना होगा लाल किले के प्राचीर से पूरे देश के नागरिकों के ओर से उन्होंने जो बातें रखी, जो विकास का एजेंडा रखा, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं किया है। कोरोना संकट के बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में सर्कस के कुछ कलाकारों ने सड़कों पर निकलकर लोगों का मनोरंजन किया। वहां पर कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए काफी वक्त से लॉकडाउन लागू है और लोगों के बेवजह घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। यही वजह रही कि सर्कस के कुछ कलाकारों ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी लीमा के अलग अलग इलाकों में करतब दिखाए।
वहां से आए एक वीडियो में सर्कस के कलाबाज, जोकर और दूसरे कलाकार अपने अपने लिबास में करतब कर लोगों का दिल बहलाते दिखे। कलाकारों के हुनर को देखने के लिए कुछ लोग अपने बच्चों के साथ घरों से बाहर आ गए, जबकि कुछ लोगों ने अपने घरों की बालकनी से उसका मजा लिया। वहां मौजूद बच्चे सबसे ज्यादा खुश दिखाई दिए। कुछ बच्चे तो कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए भी नजर आए, जबकि उनके माता पिता ने तालियां बजाकर सर्कस के कर्मचारियों की हौसला अफजाई की।